अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ एन आयन वाइल कंसीडरिंग इट्स टू बी स्फेरिकल इन शेप इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। कंडीशन क्या है जी, जब भी हम आयन को या एटम को स्फेरिकल कंसीडर करेंगे या स्फेरिकल कंसीडर करते हुए हमारे पास जो आयन का रेडियस होगा वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा जी, आयोनिक रेडियस। कोई आयन जो है वो कब बनता है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है तो हमारे पास आयन बनता है। तो उस आयन का जो रेडियस होगा वो आयोनिक रेडियस होगा। कंडीशन जो है वो क्या है जी, अगर हम उसको स्फेरिकल कंसीडर करें। स्फेरिकल शेप कौन सी होती है? राउंड शेप कहते हैं। जैसे एस की शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। नेक्स्ट है जी आयोनिक रेडियस की टाइप्स। फर्स्ट है जी हमारे पास केटायनिक रेडियस, सेकंड है जी एनायनिक रेडियस। वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। केटायनिक रेडियस क्या है? केटायनिक रेडियस जो है इट मीन्स, अगर देखें इसका वर्डली मीनिंग देखें तो केटाइन का रेडियस। केटाइन हमारे पास कैसे बनता है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो हमारे पास जो है केटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो उस केटाइन का जो रेडियस होगा वो केटायनिक रेडियस कहलाता है। नेक्स्ट है जी एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस हमारे पास क्या है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और उस आयन का जो रेडियस होगा वो एनायनिक रेडियस होगा। नेक्स्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन लिखने लगी हूँ। वाई द साइज ऑफ ए केटाइन is smaller than its parent एटम। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो पढ़ा हुआ है, डिटेल से डिस्कस भी किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो है मैं बिल्कुल ब्रीफ सा बताऊँगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन देख लेते हैं जी। वाई द साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, यानी कि केटाइन का जो साइज है वो कम क्यों होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम के। हमें पता है जी सोडियम जो है, सोडियम ये हमारे पास क्या है जी, 11। जब भी सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हमारे पास बनता है जी सोडियम आयन अलॉन्ग विद ये 1 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज कर दिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम एटम है, इसका जो एटॉमिक साइज है या जो रेडियस है वो है हमारे पास 186 पिकोमीटर। और जो सोडियम आयन है उसका एटॉमिक रेडियस हमारे पास जो है वो कुछ चेंज है, वो क्या है? वो है 95 पिकोमीटर। आपको यहाँ से ही देख के आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या है कि जो आयन का रेडियस है वो कम क्यों होता है एज कंपेयर टू उसके एटम के रेडियस के। तो एक चीज़ जो है वो यहाँ से डिजिट से भी क्लियर हो गया कि आयन का रेडियस कम है किससे? एटम से। तो अब जी हम वन बाय वन इनकी रीजंस देख लेते हैं। नंबर 1 है जी हमारे पास, अच्छा अब ये देखें मेरे पास सोडियम एटम है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 11। जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन होते हैं। इट्स मीन कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि भाई इसमें 11 प्रोटॉन है प्लस इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन में हमारे पास क्या है? प्रोटॉन तो 11 ही हैं, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, चूँकि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो चुका है, इट्स मीन कि उसमें कमी वाक़ हो चुकी है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन कम लिखेंगे यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रीज़न जो है वो क्या होगी? इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। तो हमारी फर्स्ट रीज़न क्या होगी? इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ठीक हो गया। सेकंड है जी हमारे पास, इसी से जो है हम सेकंड रीज़न भी इसकी इवॉल्व कर लेंगे। वो क्या है कि जब हमारे पास
यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन कम हो गया है लेकिन इसमें प्रोटॉन 11 के 11 ही हैं। प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा है, तो इट्स मीन न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज जो है या जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है इट मीन्स उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो जब वो होल्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, साइज जो है वो ऑब्वियसली आयन का कम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी, थर्ड और लास्ट रीज़न है जी हमारे पास लॉस ऑफ शेल। अब ये जो हमारे पास सोडियम एटम है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। थर्ड पीरियड से बिलोंग करने का मतलब है कि हमारे पास इसमें 3 शेल्स हैं, 1 2 3। थर्ड पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम ने लूज़ किया है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा या रिमूव हो जाए, लूज़ करेगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारे पास शेल है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो शेल रिमूव होगा या लॉस ऑफ शेल होगा तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास केटायन का जो रेडियस है वो, हमारे पास केटायन जो है वो स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम के। दैट्स इट। क्वेश्चन है जी, वाई द साइज ऑफ एन A9 इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं जी। फ्लोरीन एटम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9। ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और किस में चेंज हो जाता है, फ्लोराइड आयन में। फ्लोराइड एटम का एटॉमिक रेडियस है जी 72 पिकोमीटर और फ्लोराइड आयन का जो एटॉमिक रेडियस है वो है जी हमारे पास 136 पिकोमीटर। अब इसके आयनिक रेडियस से भी हमें पता चल रहा है कि ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम के। अब इसकी जो रीज़न है वो क्या होगी, फ्लोरीन जो है हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये जो ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 + 2 टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन, तो 9 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 9 ही प्रोटॉन। अगर हम आयन की बात करें तो आयन में हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन चूंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो होगी वो क्या होगी जी, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास प्रोटॉन है वो 9 ही रहेंगे। अब इसकी रीज़न देख लेते हैं। नंबर 1 पे है जी हमारे पास, जो हमारे सामने है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो सिमिलर नहीं है, यानी कि वो बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस हो गया है। इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। सेकंड है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होगा, जो जितने प्रोटॉन होते हैं इट्स मीन्स के उसकी जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन पे उतनी होगी। अब प्रोटॉन सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो उसके केस में हुआ क्या कि हमारे पास जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है उस आने वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन। थर्ड रीज़न होगी ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये कैसे हुआ, जब इसमें सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही हैं, जब एक और इलेक्ट्रॉन मज़ीद एंटर होने की कोशिश करेगा तो दोनों पे चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने से भी क्या होगा, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट ही पीरियोडिक ट्रेंड्स देख लेते हैं अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। सबसे पहले हम जो है अक्रॉस द पीरियड देख लेते हैं। अक्रॉस द पीरियड में हम जो एग्जांपल लेंगे जी, थर्ड पीरियड की एग्जांपल ले लेते हैं। उसके मेंबर लिख लेते हैं, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एलुमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड लास्ट में है जी हमारे पास आर्गन 18। अच्छा, ये जी हमारे पास थर्ड पीरियड के मेंबर्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट होगा या पीरियड में हम देखेंगे तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है, लेकिन यहाँ पे हमने एटॉमिक रेडियस नहीं देखना बल्कि आयोनिक रेडियस देखना है। एटम्स के लिए हमने जो है ट्रेंड नहीं देखना बल्कि आयन के लिए देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, इनके आयंस की डिस्कशन करेंगे, ठीक। पहले इन तीनों की डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों जी हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस के दे हैव टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी सोडियम की। सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट्स मीन के सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम उस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा यानी कि जो केटाइन बनेगा वो होगा Na+1। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नीशियम दे देगा। उससे क्या होगा, इसके पे चार्ज आ जाएगा जी +2। नेक्स्ट है जी एल्यूमिनियम, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये अपने जो है 3 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो ये चार्ज आ गया जी +3। अब होगा क्या हमारे पास, जो है अगर हमने आयन का केस देखना है तो सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन देख लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम एटम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11। वो कैसे, क्योंकि जितना किसी का एटॉमिक नंबर उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स। इट्स मीन के सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नीशियम 12 है, इसका मतलब है मैग्नीशियम एटम के पास जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करेगा तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, पीछे बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एल्यूमिनियम जो है 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो पीछे कितने बचे जी, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये है जी हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के आयंस। और साथ में इनके इलेक्ट्रॉन्स देखें, तीनों के इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीशीज़ के लिए हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, ठीक है। जब भी हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में जो है वो ट्रेंड को देखना हो आयोनिक रेडियस के अलोंग द पीरियड, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उसके ऊपर चार्ज को देखते हैं, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा या इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना उसका रेडियस कम होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उससे जो है साइज़ कम हो जाएगा। न्यूक्लियस उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जो है वो फोर्स के साथ पुल करेगा, तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो साइज़ डिक्रीज़ होगा। अब इनके प्रोटॉन्स देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम जो है हमारे पास 11 है। इट्स मीन कि इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे जी, 11
प्रोटॉन्स, मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन होंगे 12 प्रोटॉन, और एल्युमिनियम की अगर बात करें तो 13 प्रोटॉन। मैंने क्या बताया कि जितने किसी में जो है ज़्यादा चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमें कैसे पता चलता है, उसके प्रोटॉन से। इट मीन्स जितना जो है चार्ज जितने किसी में प्रोटॉन नंबर होते हैं वो उसके न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताते हैं, यानी कि जितना प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा और उतना रेडियस कम होगा, ठीक है, चाहे वो आयोनिक रेडियस हो या कैटायनिक रेडियस हो। अगर हम बात कर लें जी एल्युमिनियम की, तो सबसे ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं आपके सामने है सोडियम पे जो है हमारे पास, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के 12 प्रोटॉन है और एल्युमिनियम के 13 प्रोटॉन है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन जो है हमारे पास एल्युमिनियम के, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसके केस में क्या होगा, इसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये जी एटॉमिक रेडियस सोडियम का होगा, और मैग्नीशियम में चूंकि प्रोटॉन जो है वो कम है, तो इसके केस में जो है वो न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो इसके मुकाबले में थोड़ा कम होगा, तो फिर जो है हमारे पास साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। और अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में जी सबसे कम प्रोटॉन है, तो जब प्रोटॉन सबसे कम है तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो मज़ीद कम हो गया है, तो इसका साइज़ जो है वह इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपको याद रहेगा कि जब भी हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का केस हो तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले उसमें न्यूक्लियर चार्ज देखना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज को देखने के लिए हम क्या करते हैं जी, प्रोटॉन देखते हैं। ये तो हो गया जी हमारे पास मेटल्स का केस। अब हम देख लेते हैं जी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जी हम इन 3 एटम्स को ले लेते हैं जी, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इन तीनों का केस देख लेते हैं। हम जी नॉन मेटल्स का केस देख लेते हैं जी। ये 3 हमारे पास एलिमेंट्स है, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। फास्फोरस है जी 15, सल्फर 16, क्लोरीन है जी 17। ये जो तीनों हैं ये हमारे पास एटम्स हैं। हमने इनके जो हैं वो आयंस डिस्कस करने हैं, यानी कि इन आयंस डिस्कस करने हैं। तीनों नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक हो गया। अब फास्फोरस जो है हमारे पास 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। 1 2 3 4 5 5th ग्रुप, 6 एंड 7, 5th 6 7 के जो है वो एक एक हमने एलिमेंट ले लिया है। 5th ए से फास्फोरस को लिया है, 6th ए से हमने सल्फर को लिया है और 7th ए से हमने जो है वो क्लोरीन को ले लिया है, ठीक है। जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है ये 5th से है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये 6th ए से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 8 ए से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में कितने होंगे जी, 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको चाहिए जी 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, 3 नेगेटिव आयन की फॉर्म में, P3 नेगेटिव। और सल्फर जो है इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो P2 नेगेटिव S2 नेगेटिव बना देगा आयन। नेक्स्ट है जी क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में या बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको जी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जी हम देख लेते हैं जी इनमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये तो थे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखे हुए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बाहर वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। फास्फोरस है जी हमारे पास 15, इसने जी 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बने, 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर है, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है। सल्फर 16 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्लोरीन जो है वो 17 है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। 17 + 1
18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इनके जो एनाइंस हैं उनमें जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन, सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब फिर वही केस आ गया हमारे पास, वो क्या है, वो है जी हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में जिसमें जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतना उसका रेडियस कम। तो उसको देखने के लिए न्यूक्लियर चार्ज को हमें प्रोटॉन की ज़रूरत होती है। तो हम प्रोटॉन लिख लेते हैं जी। प्रोटॉन कितने हैं, इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन। 15 प्रोटॉन तो 15 ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इसमें 15 प्रोटॉन है, इसमें 16 प्रोटॉन है, इसमें कितने प्रोटॉन हैं जी, 17 प्रोटॉन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है, ठीक है, क्लोराइड आयन में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है। क्लोराइड आयन, सल्फाइड एंड ये फॉस्फाइड। अच्छा जी, क्लोराइड आयन जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है। इसका मतलब है कि इस पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज़्यादा है। तो उस एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, साइज़ जो है वो सबसे कम होगा किसका, क्लोराइड आयन का। फिर हम बात कर लेते हैं जी S2 नेगेटिव आयन इनाइन की। इसके केस में क्या होगा, इसमें कम प्रोटॉन है, इसमें 17 थे तो इसमें 16 है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है ज़रा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा, और जो जिसको हम कह सकते हैं अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की वो वीक होगी। तो इसकी वजह से साइज़ जो है वो ज़रा बड़ा होगा इसके मुकाबले में। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे कम प्रोटॉन है। तो सबसे कम प्रोटॉन होने का मतलब क्या है जी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे कम है। तो इसके केस में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो साइज़ होगा वो किसका होगा जी, इसका P3 नेगेटिव आयंस का। आपने एक चीज़ नोट की है कि हमारे पास मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों, अक्रॉस द पीरियड जो है ये इनका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो आपने इसी चीज़ को माइंड में रखना है कि जब भी हम आयोनिक रेडियस की बात करेंगे तो आयोनिक रेडियस में भी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ ही होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में जो ट्रेंड फॉलो हो रहा था एटम के केस में, यानी कि डाउन द ग्रुप जो है टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा था, सेम ट्रेंड फॉलो होगा आयोनिक रेडियस के लिए। इस बात का क्या मतलब है, फर्स्ट ए के मेंबर ले लेते हैं जी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ये तो थे एटम, लेकिन हमने डिस्कस करने हैं इनके आयंस। तो जो ट्रेंड जो है इनके एटम्स के केस में फॉलो हो रहा था डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम, वही जो है इनके आयनिक रेडियस के लिए भी होगा। इस बात का क्या मतलब है, यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका साइज़ जो है वो सबसे छोटा था, फिर लिथियम का साइज़ और बड़ा हुआ, दैन सोडियम का और बढ़ गया, पोटाशियम का मज़ीद बढ़ गया, दैन रुबिडियम, सीजियम एंड एट द एंड फ्रांशियम का साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा था। ठीक है, अब अगर इनके आयंस की बात करें, ठीक है, आयंस मतलब Li+1 Na+1। अब मैंने ये +1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, और इनके वैलेंस चेन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये केटाइंस बन जाएंगे। ठीक है, K+1, रुबिडियम +1, सीजियम एंड देन फ्रांशियम +1। तो जो केस जो है या जो ट्रेंड जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस के केस में होगा, वही आयोनिक रेडियस के लिए फॉलो होगा। रीज़न क्या है या जो लॉजिक क्या है, वो वही है जो हमने एटॉमिक रेडियस के लिए प्रीवियस जो है प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, वही है। अब हम जी एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक के ऊपर 2 ग्राफ बने हुए हैं, एक केटाइन के लिए और एक एनाइन के लिए। एक एनाइन के लिए जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। केटाइन के लिए भी बिल्कुल वैसा है, क्योंकि ट्रेंड्स जो है वो हमारे पास सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है जी, एटॉमिक नंबर, और वाई एक्सिस पे है जी, चूँकि ये A9 है तो ये एनाइनिक रेडियस होगा। उसके बाद जो है ये 2 ग्राफ की लाइंस क्या शो कर रही हैं, ये जो मैंने नीचे बनाई है ये बेसिकली शो कर रही है, ये ग्राफ है एटम्स के लिए। ठीक है, या एटॉमिक रेडियस के लिए। और ये जो सेकंड ग्राफ है जो मैंने ऊपर बनाया है, ये शो कर रहा है जी आयोनिक रेडियस के लिए, आयोनिक या एनायनिक रेडियस, आप दोनों कह सकते हैं इसको।
ठीक है, ये आयंस के लिए है और ये हमारे पास एटम्स के लिए है। ठीक है, अब ये नीचे क्यों बनाया और ये ऊपर क्यों बनाया? ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि वाई एटॉमिक साइज वाई द साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटम, यानी कि आयनिक साइज जो है या एनाइन का साइज जो है वो ज़्यादा क्यों होता है एटम से। ये शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटम का साइज जो है वो उस पेरेंट एटम का साइज जो है कम होता है, आयंस का साइज ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है इसको मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है और इसको ऊपर बनाया है। ठीक है, उसके बाद जी ये बिग इससे ग्राफ को भी देख के हमें इजीली जो है पता चल रहा है कि फ्लोरीन जो है उसका साइज़ सबसे कम, फिर उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। ठीक है, ये एटम्स के लिए भी सेम ट्रेंड ऐसे ही है और आयंस के लिए भी फ्लोराइड का सबसे कम, देन क्लोराइड का उससे ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड का उससे ज़्यादा और आयोडीन का सबसे ज़्यादा साइज होगा।